नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री का बुक का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 4 करेंगे। इसके 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज ये जो हमारा 4th पार्ट है, ये लास्ट पार्ट होगा इसी चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। आज हम हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग, माप तोल के बाट। इन 5 पॉइंट्स के द्वारा हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो में भी हमने अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी, लेकिन उसमें हमने बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में बात की थी। इसमें थोड़ा अपन डिटेल से लेंगे यही वाला टॉपिक। सबसे पहले हम कृषि के बारे में बात करेंगे। जौ, गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी। इनका उत्पादन फावड़े से, जिसको देसी भाषा में कस्सी भी बोल दिया जाता है, उससे करने के कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग हल का प्रयोग करते होंगे और ये हल अवश्य ही लोहे का नहीं था, क्योंकि उस सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। फसल को पाषाण के काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था। अनाज को ढोने के लिए 2 पहियों वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसका हमें पता इस प्रकार चलता है क्योंकि 2 पहिए वाली गाड़ी के बने हुए खिलौने उस समय के मिले हैं, तो खिलौना भी उसी चीज का, बड़ी चीज का ही खिलौना बनता है, ताकि एक वो कहते हैं ना प्रतिरूप टाइप ही बनता है, जिससे पता चले कि ये चीज थी। देख के ही उसी चीज का खिलौना बनाया जाता है। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। बैल की भी मूर्तियां जो मिली है, मृण मूर्तियां मिली है, इससे भी पता चलता है कि बैल उस समय का प्रमुख पशु था। पशुपालन के बारे में जब हम बात करते हैं तो बकरी, भेड़, सूअर, भैंस, बैल पालते थे। बैल के रूप में सांड इनका प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी और भी पाले जाते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे। वे कुत्तों और बिल्लियों को पालते थे। साथ ही तोता, मयूर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बतख, हिरण आदि के चित्र उनकी मूर्तियों के चित्रों में अंकित है, परंतु अवशेष नहीं मिले हैं। अब मूर्तियों में इनके चित्र अंकित हैं, इसका मतलब तो यही है कि उन लोगों ने इन जानवरों को, पक्षियों को पहले देखा था, तभी उनके चित्र इन्होंने उकेरे थे, वरना ये कैसे उकेरे जाते। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय भी ये पशु पक्षी हुआ करते थे। हड़प्पा में व्यापार किस प्रकार का था, ये हम देख लेते हैं। हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। चुन्हू में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों के एक वाट का प्रयोग कारखाना मिला है। चुन्हू आप नक्शे में जरूर अंकित कीजिएगा, जिसे अच्छे से याद हो जाए कि कौन सा स्थान किस स्थान पर है, किस देश में है। समाज में अनेक व्यापारिक वर्गों के लिए रहते थे, जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इनमें कुमार, बढ़ई, सुनार आदि प्रमुख थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। इन चीजों का भी पता इस प्रकार चल जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो चीजें थी, वो वही की वही चीजें दूसरी जगहों पर भी, दूसरी सभ्यताओं में मिली। इससे यह पता चलता है कि वहां के लोगों में आपस में व्यापार भी रहा होगा। अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था, दूर देशों में जहाज रानी का प्रयोग वो करते थे, यानी कि जहाज भी उस समय वो लोग प्रयोग में लाते थे। अब बढ़ेंगे हम कुटीर उद्योग के बारे में। कुम्हारों के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन के अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था, क्योंकि बड़ी मात्रा में ईंटें मिली हैं उस समय की। इस काल में हाथी दांत, सीपियों धातु के विभिन्न आभूषण भी बनाए जाते थे। माप तोल के वाट। तोल के लिए तराजू व वाट सम्मिलित थे। चिकने पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था। चट नामक पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था। सबसे बड़े वाट का वजन 375 ग्राम था तथा सबसे छोटे वाट का वजन 0.87 ग्राम था।
अब हम हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि उस समय किस प्रकार की धार्मिक गतिविधियां रही होंगी, किस किस चीज की हम वहां से खुदाई में प्राप्ति हुई है, उसी से वहां उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मातृदेवी की उपासना। हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था। उत्खनन में ऐसा कोई भी भवन प्राप्त नहीं हुआ है जिसे मंदिर या देवालय की संज्ञा दे दी जाए। इस काल में मिट्टी तथा धातु की अनेक नग्न नारी की मूर्तियां भी मिली है। मातृदेवी के अनेक चित्र तबीजों में, मिट्टी के बर्तनों में तथा मोहरों में अंकित थे। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर मातृदेवी की उपासना की जाती थी। मातृदेवी सृष्टि की उत्पत्ति व वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया है। यानी कि सभी को यही लगता है कि जिसने भी सृष्टि का उत्पत्ति की है, वनस्पति का जिसने निर्माण किया है, वो सभी की सभी किसने किया है? मातृदेवी ने। इस समय मातृदेवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का भी प्रचलन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत, बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें शिव या परम पुरुष की आराधना। उत्खनन में अनेक मनकों में एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सींग है। इस योगी के 3 मुख है। शांत व गंभीर मुद्रा में वो योगी है। इसके बाईं ओर जंगली भैंसा और गेंडा जैसे, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी है। सामने हिरण है। इस ध्यानमग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं जिनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। परम पुरुष के रूप में ये पशुपति शिव की ही आराधना करते थे, ऐसा कि माना जाता है। थर्ड पॉइंट है वृक्ष और पशु पूजा। अनेक मोहरों में पीपल तथा उसकी पत्तियों के चित्रों का अंकन मिला है, जिससे ऐसा लगता है कि वो लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। वर्तमान में भी पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बैल के चित्र भी अंकित है। वर्तमान में शिव भगवान के साथ सांड, जिसको हम नंदी कहते हैं, की पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है। चौथा पॉइंट है लिंग पूजा। उत्खनन में लिंग पूजा, प्रस्तर के लिंग मिले हैं, पत्थर के लिंग मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। इनमें से कुछ लिंगों के शीर्ष गोल आकृति, नौकादार, कुछ लिंग 1 या 2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी लिंग मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह एवं क्रॉस तथा पिलस हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह हैं जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। यानी कि यूं कहें तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय शिव की आराधना की जाती थी। और शिव की आराधना किस रूप में की जाती थी? लिंग के रूप में की जाती थी। अलग अलग टाइप के लिंग मिले हैं। कोई गोल आकृति का है, कोई 1 इंच, कोई 2 इंच, कोई तो 4 इंच के भी लंबे हैं। और स्वास्तिक का भी चिन्ह मिला है, क्रॉस भी का भी चिन्ह मिला है। उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग हैं बहुत ही धार्मिक जीवन व्यतीत किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन। पहले हम आर्थिक जीवन पढ़ चुके हैं, धार्मिक जीवन भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हंटर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी, वह राजतंत्रात्मक नहीं थी। इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहितों व धर्मगुरु के हाथों में थी। वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर नगर पालिका रही होगी। बड़ा बड़ा भवन मिला है जहां पर उससे यह पता चलता है कि यह जरूर कोई सार्वजनिक सभा स्थल रहा होगा। अब हम हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास किस प्रकार हुआ, उस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मूर्ति कला। उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, इसमें अंगों की झलक दिखाई गई है। एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर व आकर्षक है। इन मूर्तियों में गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर व आकर्षक है।
आंखें तिरछी व पतली है, गर्दन छोटी और पतली है। यानी मूर्तियों का निर्माण भी बहुत ही कलात्मक रूप से किया है, बहुत ही सुंदर रूप से मूर्तियों का निर्माण किया गया है। धातु कला, सोना, चांदी, तांबा आदि के आभूषण उस समय मिले हैं। अब है वस्त्र निर्माण कला। उत्खनन में चरखा मिला है। क्या मिला है? चरखा, जिससे पता चलता है कि सूत काटने के काम में वो लोग निपुण थे। सूती ऊनी रेशम वस्त्र वो पहनते थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा चित्रकला। मोरों पर सांड के चित्र, भैंसे के चित्र, वृक्ष के चित्र, इसका मतलब वो लोग चित्रकला में भी निपुण थे। नेक्स्ट पॉइंट है पात्र निर्माण कला। पात्र, जिसको कहते हैं बर्तन भी कह सकते हैं, मिट्टी के पात्र बनाने में, पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े, अनाज रखने के लिए छोटे छोटे अनेक प्रकार के भांड, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इसका मतलब वो पात्र निर्माण कला में भी निपुण थे। नेक्स्ट पॉइंट है नृत्य तथा संगीत कला। नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। पात्रों पर तलवे तथा ढोलक के भी चित्र मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय नृत्य और संगीत कला भी थी। अब है मुद्रा कला। उत्खनन में भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं तथा हाथी दांत व मिट्टी की 600 मोहरें मिली है, जिन पर एक और पशुओं के चित्र और दूसरी ओर लेख मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्र निर्माण कला। उत्खनन में अनेक ताम्र पत्र मिले हैं, जो वर्गाकार व आयताकार के हैं। इनमें पशुओं व मनुष्यों के चित्र मिले हैं। पशुओं में बैल, भैंसा, गैंडा, सांड, हाथी, शेर आदि, मनुष्यों में योगी के चित्र भी मिले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लेखन कला। उत्खनन कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र इसका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि इस अपने लिपि के बारे में हम पहले एक अपना जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इनकी लिपि किस प्रकार थी। सर्पिलाकार इनकी लिपि थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये दाएं से बाएं व फिर बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी। इसमें लगभग 400 चिन्ह मिले हैं। यह लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसको आप सिर्फ चित्रात्मक लिपि नहीं कह सकते। जो उस समय लिपि मिली है वो भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि उनके चित्रों में किसी न किसी प्रकार के भाव प्रदर्शित किए गए थे चित्रों के माध्यम से। यह एक रहस्यमय लिपि है। रहस्यमय हम इसलिए भी कह सकते हैं कि आज का जो वर्तमान युग है वो बहुत विकसित हो चुका है, काफी कुछ टेक्निक्स डेवलप हो गई है, फिर भी उस समय की जो लिपि वो लोग प्रयोग करते थे उसको आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए यह एक रहस्यमय लिपि भी कही जाती है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन शिल्प कला के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला कैसी थी। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि शिल्प का क्या अर्थ होता है, या फिर शिल्प कार्य किसे कहा जाता है। शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े हुए कार्य करना, यानी कि निर्माण, आप इसको कह सकते हैं, किसी दूसरी वस्तु का निर्माण करना, उसी को शिल्प कार्य कहेंगे। शिल्प कार्य में प्रमुख आता है मनके बनाना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत प्रकार के मनके मिले हैं। ये मनके सेल खड़ी नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे, कॉर्निलियन पत्थर से भी बनाए जाते थे, तांबे, सोने, कांसे और पत्थर के भी मनके बनाए जाते थे। और इन मनकों का प्रयोग आभूषण बनाने में, मालाएं बनाने में बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। मनके हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य विशेषता भी है। तो अब हम और क्या क्या आएगा शिल्प कला में, जैसे शंख की कटाई करना, धातुओं से जुड़े काम करना, मोहरे बनाना, बाट बनाना, इस तरह की जो चीजें हैं जो किसी न किसी निर्माण से संबंधित है, वो सभी की सभी किसमें आ जाएगी, शिल्प कला में आ जाएगी। हड़प्पाई कांसे की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। तो तांबा कहां से हो गया, राजस्थान के खेतड़ी नामक खान से, और टिन आता था अफगानिस्तान से। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट,
निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का भी पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भलीभांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन संस्थाओं की। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिन का कार्य था। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी, क्योंकि यहाँ पर व्यापार से संबंधित बहुत अधिक प्रमाण में मिले हैं। अगर हम हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्व अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज में हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हो गया। ये भी अनुमान ही लगाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें हरा दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृतिजन्य मानते हैं। प्रकृतिजन्य मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, अकाल पड़ सकता है। इसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उससे संबंधित बात की जा रही है। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधित हो सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। इन प्राकृतिक आपदाओं में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो पतन हुआ है वो मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण यही माना गया है। यानी अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य पतन का कारण है वो किसको मानते हैं? प्राकृतिक आपदा को ही माना जाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। इसी चैप्टर से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन की एक वीडियो हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।